चलो क्वेश्चन नंबर 3. The following are the summarized balance sheet of X Limited is on 31st March 2005 and 6. तो जो बैलेंस शीट दिया नीचे एडजस्टमेंट दिया, तो ये सब डायरेक्ट मेथड से सॉल्व हो सकता है, इनडायरेक्ट से या दोनों से. सिर्फ इनडायरेक्ट. डायरेक्ट के लिए P&L अकाउंट चाहिए, वो तो अपने को दिया नहीं. ठीक है, ये इनडायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व होता है. इक्विटी शेयर कैपिटल लास्ट टाइम 10 लाख था 2005 में, 2006 में 12 लाख 50, तो 2 लाख 50 का इश्यू कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कैपिटल रिजर्व लास्ट टाइम 0 था, अभी 10,000. जनरली P&L से कैपिटल रिजर्व में अमाउंट नहीं जाता, P&L से पर जनरल रिजर्व वगैरह में ट्रांसफर करते. कैपिटल रिजर्व में कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन में ही अमाउंट जाता. जैसे वो शेयर फॉरफिट किया था, उसको जो शेयर फॉरफिचर का बैलेंस रहेगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा. अमालगमेशन हुआ, उसमें गेन हुआ, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा. तो ऐसे कुछ अनयूजुअल ट्रांजैक्शन जो रूटीन बिजनेस एक्टिविटी नहीं, वो कैपिटल रिजर्व में जाते. तो इसका अपने को इंक्वायरी करना पड़ेगा. आगे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है तो बाद में देखेंगे. जनरल रिजर्व में 2 लाख 50 था, अभी 3 लाख, 50 बढ़ गया. कहाँ से आया रहेगा? P&L. ठीक है, तो P&L से जनरल रिजर्व में हमने ट्रांसफर किया. ठीक है, तो कहाँ पे जाएगा ये? ऑपरेटिंग में एप्रोप्रिएशन में जाएगा. P&L अपने को अलग से दिया है, वो डिफरेंस इन P&L में P&L का डिफरेंस है. जनरल रिजर्व में जो डिफरेंस आ रहा है वो हमने P&L से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, दैट इज एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन करके अपने को ऐड करना. P&L अकाउंट अलग से है तो वो जाएगा डिफरेंस इन P&L, ऑलवेज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर. ठीक है, तो 180 माइनस 150, पॉजिटिव 30,000 से सम अपना स्टार्ट. लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक. लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक पहले 5 लाख का, अभी 4 लाख, 1 लाख का रीपे की. तो कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंस. क्रेडिटर्स लास्ट टाइम 5 लाख का, अभी 4 लाख, डिक्रीज हो गया. माइनस. ठीक है, एफएफओ के बाद चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में माइनस करें. प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट आएगा. प्रपोज डिविडेंड का क्या है? अब ये थोड़ा ध्यान से सुनो. 2005 में प्रपोज डिविडेंड 1 लाख था, 2006 में 1,25,000. सिस्टम ऐसे रहता है कि एक्चुअली ये आइटम बैलेंस शीट में आना ही नहीं चाहिए फर्स्ट थिंग, क्योंकि जो एस और इंडेक्स में चेंज हुआ इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड में, तो वो ये बोलते हैं कि डिविडेंड जब भी पे करोगे तब भी उसको रिकॉर्ड करो, प्रपोज करो, तब भी के तभी पे करो. तो पहले सिस्टम ऐसा था कि 31 मार्च को अपन डिविडेंड प्रपोज कर लेते और एजीएम के बाद डिविडेंड को पे करें. तो बीच में 6 महीने का ऑलमोस्ट गैप आ. तो 31 मार्च को लायबिलिटी में आएगा और सितंबर अक्टूबर में जब ये डिविडेंड पे करोगे तभी वो बैंक से पे हो जाएगा, लायबिलिटी से निकल जाएगा. ठीक है, तभी डिविडेंड 1 लाख का जो दिया लास्ट ईयर का 2005 का. ठीक है, वो लास्ट ईयर का डिविडेंड है, उसका एजीएम करंट ईयर में हो, मार्च के बाद अगस्त सितंबर में एजीएम हो, और एजीएम के 1 महीने के अंदर डिविडेंड पे करना पड़ता है इसको कंपनीज, यानी कि वो अराउंड सितंबर अक्टूबर में डिविडेंड पे. ठीक है, तो अगर ये 1 लाख का डिविडेंड लास्ट ईयर में 2005 का, तो वो 2006 में यानी कि 5-6 ईयर में वो पे हो जाए. तो डिविडेंड पेड कौन सा एक्टिविटी में जाएगा? फाइनेंसिंग. परफेक्ट. तो 1 लाख रुपीस ये दोनों तो गए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो. एक ही इफेक्ट के बैलेंस शीट से रहा बैलेंस. ठीक है, क्या वो नहीं भी बोला रहेगा तो भी दोनों का इंटरप्रिटेशन वही होगा. जो लास्ट ईयर का है वो करंट ईयर में पे करोगे, तो वही वो नीचे दिया हुआ है. तो जो 1 लाख है वो पेड ड्यूरिंग द ईयर. तो कौन सा 1 लाख है? तो ऊपर जो 2005 का 1 लाख दिख रहा है ना, वही अपन पे करें. हाँ समझ गए. तो एडजस्टमेंट नहीं भी दिया रहेगा तो भी अपने को यही वर्किंग करना. हाँ, एक एडजस्टमेंट ऐसा आता है
कि जहाँ पे डिविडेंड अनपेड करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले जो मैनुअल सिस्टम था ना, डीमेट अकाउंट वगैरह नहीं था, तो वो टाइम पे कंपनी जब भी डिविडेंड पे करेगी ना, तो हर एक को चेक भेजती थी घर पे, और अगर किसी ने घर चेंज कर लिया तो वो चेक वापस रिटर्न आएगा कंपनी को, उस अपन बोलते हैं अनपेड डिविडेंड। देखिए कंपनी पे करने को तैयार है, लेकिन वो पर्सन ट्रेसेबल नहीं, उसे घर चेंज किया या तो वो आउट ऑफ इंडिया टेम्पररी गया है या तो परमानेंटली शिफ्ट हो गया और कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया नया एड्रेस, तो वैसे टाइम पे वो डिविडेंड अनपेड में जाता है, तो उतना डिविडेंड कम पे करें। तो 1 लाख पे करना है, डिविडेंड अनपेड अगर होगा 10,000 है, तो एक्चुअली कितना पे कर रहे हैं, तो 90,000 ही पे करे, वही अपन यहाँ पे फाइनेंसिंग में लेंगे, ठीक है। तो डिविडेंड अनपेड रहेगा तो ही माइनस होता है, बाकी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं रहता। तो 1 लाख का जो डिविडेंड है लास्ट ईयर का, वो करंट ईयर में पे कर दो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऑफ करो, क्लियर। ओके, अभी जो 125 का डिविडेंड है करंट ईयर का, उसका क्या हो, तो वो हमने करंट ईयर का पीएनएल अकाउंट बनाने के टाइम पे वो एप्रोप्रिएशन में बताया रहेगा, इसके लिए तो लायबिलिटी में आया, क्योंकि एंट्री क्या आता है, पीएनएल टू प्रपोज डिविडेंड, तो वो एंट्री उन्होंने पास किया रहेगा। तो ये करंट ईयर के प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन को क्या करते हैं, तो अपन एफएफओ की वर्किंग में ऐड करते हैं, अलग से ऐड होगा 125। तो दोनों डिविडेंड को मिक्सअप नहीं करना है, इंक्रीज 25,000 हुआ वैसे वगैरह नहीं सोचना, लास्ट ईयर का ट्रीटमेंट अलग, करंट ईयर का ट्रीटमेंट अलग। लास्ट ईयर का पे होगा करंट ईयर में, तो फाइनेंसिंग में ऑफर बताओ, और करंट ईयर का डिविडेंड प्रपोज होगा तो वो करंट ईयर के प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन है, अपन ऐड करो एफएफओ के वर्किंग टाइम, समझा। ऑनलाइन वाले समझा क्या? यस सर। यस सर। ओके, चलो अभी नेक्स्ट असेट्स में है लैंड एंड ट्रेडिंग, लास्ट टाइम 5 लाख का भी 480। अगर नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं बताया तो जो 20,000 कम हुआ वो क्यों कम होगा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। अगर असेट बढ़ गया तो प्रॉब्लम, ठीक है, कम हो गया तो प्रॉब्लम ही नहीं है, जितना कम हुआ वो डेप्रिसिएशन क्रिएट कर लो। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो अपने को फॉलो करना, ठीक है। तो 20,000 रुपया अभी डेप्रिसिएशन लग रहा है, नीचे एडजस्टमेंट क्या दिया लैंड एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड, फॉर नंबर 7 में डेप्रिसिएशन 20,000 का है, तो ये पार्ट नहीं भी दिया रहेगा तो भी अपने को इंप्लाइड समझ में आना चाहिए ऊपर बैलेंस शीट में, ठीक है। नेक्स्ट मशीनरी 7,50,9,20, अगर ये बढ़ गया तो इस पे मिनिमम 2 ट्रांजेक्शन, मिनिमम 2, एक नया खरीदा है और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया रहेगा, तो डेप्रिसिएशन से बैलेंस कम होगा, परचेज से बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर सेल हुआ रहेगा तो थर्ड ट्रांजेक्शन, तो इतने सारे ट्रांजेक्शन रहेंगे तो ऑब्वियसली अकाउंट बनाना ही बेटर है, तो अपन इसका लेजर अकाउंट बनाए, ठीक है। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, पहले 1 लाख था, अभी 50,000, नीचे एडजस्टमेंट दिया है क्या, कंपनी सोल्ड सम इन्वेस्टमेंट विद अ प्रॉफिट ऑफ 10,000 व्हिच वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रीजन, इसका भी लेजर अकाउंट बना लेंगे। स्टॉक, अभी ये करंट असेट का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ऐड करो या लेस करो एफएफओ में ये बता। स्टॉक पहले 3 लाख का, अभी 280 ऐड होगा, स्टॉक कम हो गया, करंट असेट कम होगा तो कैश बढ़ेगा। डेटर्स पहले 4 लाख का, अभी 420 लेस। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, उसका क्या करोगे, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएगा, दोनों को ऐड करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलेगा, और ये कैश बैलेंस प्लस बैंक बैलेंस, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, डिविडेंड ऑफ ₹1 lakh was paid during the year ended 31st March 2006, करंट ईयर में 1 लाख का डिविडेंड पे किया, वो जो ऊपर हमने डिस्कस किया लास्ट ईयर का पे करना, वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे एडजस्टमेंट में बता रहे, तो कुछ नया नहीं। मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर परचेज फॉर ₹125, वैसे भी लेजर अकाउंट बना रहे तो तभी अपन ये रिकॉर्ड कर देंगे। मशीनरी ऑफ अनदर कंपनी वाज परचेज फॉर कंसिडरेशन ऑफ 1 लाख पेएबल इन इक्विटी शेयर, 1 लाख का नया मशीन खरीदा और उसका अमाउंट पे करना है बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो अपन जो इक्विटी शेयर में समझ रहे थे
ये पहले 10 लाख का भी 12.5 लाख हुआ तो 2,50,000 का इश्यू हुआ तो वो फाइनेंसिंग में लिखो। अभी ऐसे नहीं होगा, 250 में से 1 लाख का शेयर उसके सामने कैश नहीं मिला, मशीन मिला। टोटल 250 का इंक्रीज हुआ ना इक्विटी शेयर में। पहले लास्ट में 10 लाख था, अभी 12.5 लाख हुआ तो 2.5 लाख रुपए का इंक्रीज हुआ। ये 2,50,000 में से 1 लाख का इंक्रीज वो ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ मशीनरी है। मशीन आया, शेयर गया, कैश इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो कैश फ्लो में नहीं आएगा। जो बाकी का 1,50,000 है वो हमने शेयर इश्यू किया रहेगा फॉर कैश, वो कैश फ्लो में फाइनेंसिंग है। तो इसका इम्पैक्ट इक्विटी शेयर के ऊपर भी जाएगा, याद करके उसका भी इफेक्ट अपने को देना। समझा? ऑनलाइन वाले समझा? यस सर। हाँ सर। यस सर। ओके चलो नेक्स्ट। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 55,000। वो लोग दो में से एक इंफॉर्मेशन देगा। यहाँ पे पीएनएल अकाउंट दिया नहीं है तो पीएनएल अकाउंट अभी तक जो हमने 2 सम सॉल्व किया उसमें पीएनएल अकाउंट से इनकम टैक्स अपन खुद ले रहे थे। तो पीएनएल अकाउंट दिया नहीं है तो लोग इनकम टैक्स कितना है वो लोग सम बताए। अब दो में से एक अमाउंट वो लोग बताए, या तो इनकम टैक्स पेड बताया तो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट फिगर आएगा, या तो वो करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स बताएंगे तो इनकम टैक्स पेड बैलेंस शीट फिगर आएगा, या तो प्रोविजन बताएंगे तो पेड मिलेगा बैलेंस, या तो पेड बताएंगे तो प्रोविजन मिलेगा बैलेंस। दो में से एक बैलेंस शीट फिगर आएगा। तो यहाँ पे क्या है, पेड है या प्रोविजन? प्रोविजन। प्रोवाइडेड प्रोविजन। क्या बोला? तो यहाँ पे प्रोविजन अपने को दिया हुआ, ठीक है, तो इनकम टैक्स पेड बैलेंस फिगर के फॉर्म में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना रहे उस पे ये प्रोविजन वाला अमाउंट लिखना। Point number 5, company sold some investment at a profit of 10,000 which was credited to capital reserve. वो बाद में देखते हैं। There was no sale of machinery during the year. मशीन एक भी सेल नहीं है तो अकाउंट क्लोज करने के टाइम पे अपने को कुछ बैलेंस फिगर मिलेगा, उसका क्या करना है वो उसके लिए हिंट दिया। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज 20,000, तो हमने ऊपर अकाउंट लिख के बोल दिया था कि 20,000 रुपया डेप्रिसिएशन है। From the above particulars, prepare cash flow statement for the year ended 31st March 2006. इस पर is 3 indirect, अभी Ind AS है, ठीक है। चलो कैश फ्लो स्टेटमेंट पहला वर्किंग। और कौन सा अकाउंट लगेगा? नहीं, डिविडेंड का अकाउंट
डिविडेंड का अमाउंट अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए नॉलेज के लिए बनाना तो बना, बाकी ओरली हो। ठीक है, ये 3 मेजर अकाउंट, बाद में अगर कम पड़ेगा तो आगे बना दो। रेडी हो गए तो बताओ। चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट के ऑर्डर में अपन जाते हैं। एक इक्विटी शेयर का भी अकाउंट बना लेते हैं। ओरली होता है वैसे वो, लेकिन फिर भी एक बना लेते हैं। इक्विटी शेयर का सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन में 10 lakhs, बैलेंस कैरिड डाउन 12 lakh 50। चलो नेक्स्ट, कैपिटल रिजर्व है, उसपे उन्होंने बोला है नीचे कि हमने इन्वेस्टमेंट बेचा था, इसका प्रॉफिट हमने कैपिटल रिजर्व में डाला 10,000 रुपए का प्रॉफिट, वही 10,000 का बैलेंस यहाँ पे लिखो। तो वो अकाउंट में बना भी लिखे, अपन विजुअलाइज कर सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट बेचा, जो प्रॉफिट हुआ रहेगा वो यहाँ पे गया। यानी कि उन्होंने एंट्री कुछ ऐसे लिखा रहेगा, बैंक डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में 10 का है। अब ये कितना है और ये कितना है ये अपने को ढूंढना है। ठीक है, 10 का प्रॉफिट यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट 1 लाख करेगा तो ये 1,10,000 में सेल किया गया, लेकिन अपने को ये दोनों अभी तक पता नहीं, सिर्फ ये पता है कि प्रॉफिट 10,000 का हुआ। तो बाद में देखते हैं उसका क्या करना है। ठीक है, अगर टाइम भी उसको स्किप कर दें। चलो, तो कैपिटल रिजर्व भी हमने पेंडिंग रखा है। जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व लिखने से पहले पीएनएल का डिफरेंस लिख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस इन पीएनएल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करो, 180 माइनस 150 30। लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक लिया है, पहले 4 लाख का, सॉरी 5 लाख का, अभी 4 लाख है, यानी कि 1 लाख का रीपे किया रहेगा। लोन रीपे 1 लाख, फाइनेंसिंग में आउटफ्लो क्रेडिटर्स, ये इंक्रीज डिक्रीज में देंगे, तो एफएफओ मिलने के बाद वो देंगे, अभी स्किप कर। प्रोविजन फॉर टैक्स का हमने पेज अकाउंट बनाया, उसको ओपनिंग क्लोजिंग लिख दो। बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, बैलेंस कैरिड डाउन 60।
प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का डिविडेंड पे करेंगे, करंट ईयर का प्रपोज होगा, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड पे करो, डिविडेंड पेड लास्ट ईयर बन गए। एक अपना आइटम रहेगा वो जर्नलिज्म वाला, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का डिविडेंड प्रपोज करेगा 1,20,000। जर्नलिज्म में बीच में स्किप कर दिया था, जर्नलिज्म में पहले 250 था, अभी 3 लाख, तो 50,000 ट्रांसफर किया, एप्रोप्रिएशन ट्रांसफर टू जर्नलिज्म 50,000। चलो लाइब्रेरी साइड अपना खत्म हो गया, अभी असेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख और 480, नीचे क्लियरली लिखा कि 20,000 रुपया डिप्रिसिएशन, ठीक है, तो ये बैलेंस शीट को कंपेयर करके ही पता चलेगा, तो ट्रायल बैलेंस का आइटम है, एक ही इफेक्ट आएगा। दूसरा इफेक्ट इमेजिन करने का, अगर लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाया रहता तो उसके क्रेडिट में आता, अकाउंट बनाया नहीं है तो जस्ट वो इमेजिनरी सेकंड इफेक्ट सोच लो, ठीक है, तो डिप्रिसिएशन ऐड होगा, $20,000। चलो नेक्स्ट, मशीनरी है 750 और 920, हमने अकाउंट बनाया है, उसमें बैलेंसेस लिख लेते हो, बैलेंस ब्रॉट डाउन 750, बैलेंस कैरी डाउन 920, इन्वेस्टमेंट उसका हमने अकाउंट बनाया, बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, बैलेंस कैरी डाउन 50,000। स्टॉक डेटर्स से इंक्रीज डिक्रीज में जाएगा एफएफओ मिलने के बाद, अभी स्किप करो, कैश इन एंड कैश आउट बैंक, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, लास्ट टाइम में आएगा, अभी स्किप करो, ठीक है। अभी एडजस्टमेंट्स, पहला डिविडेंड ऑफ 1 लाख वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो वो ऑलरेडी अपन दे चुके, डिविडेंड पेड, ठीक है, तो ये डिविडेंड पेड हमने बैलेंस शीट से लिया, तो 1 लाख रुपीस लास्ट ईयर का तो पे कर, तो ट्रायल बैलेंस आइटम एक ही इफेक्ट है, और अगर दोनों को दूसरा इफेक्ट इमेजिन करना है तो ये एप्रोप्रिएशन में जाएगा, डिविडेंड लास्ट ईयर का, तो कौन से प्रॉफिट से एप्रोप्रिएशन होगा, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट से, ये जो प्रॉफिट है, ये जो पीएनएल अकाउंट है, ये करंट ईयर का, तो ये साल के पीएनएल में इफेक्ट नहीं आएगा, वो लास्ट ईयर के पीएनएल में जाएगा, करंट ईयर के पीएनएल में करंट ईयर के डिविडेंड का इफेक्ट है, समझ में आ रहा है, वेरीवन समझ में आया ना, ऑनलाइन वाले समझा क्या, ऑनलाइन वाले यस सर, जो 2005 का डिविडेंड है वो 2005 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एप्रोप्रिएशन में जाएगा, ये जो पीएनएल अकाउंट का अपन वर्किंग कर रहे हैं, रिवर्स वर्क कर रहे हैं, वो करंट ईयर का 2006 के प्रॉफिट का था, इसके लिए 1 लाख का इफेक्ट यहाँ पे एप्रोप्रिएशन में नहीं जा रहा, क्योंकि ये करंट ईयर का है, और ये जो 1 लाख का इफेक्ट है वो लास्ट ईयर के पीरियड पे जाएगा, ठीक है, और जो 125 है वो करंट ईयर का डिविडेंड एप्रोप्रिएशन है, लेकिन मतलब पे नहीं हुआ, पे नहीं हुआ, इसके लिए वो यहाँ पे डिविडेंड पेड करके नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर में पे होगा, जब वो पे होगा तभी उसका इफेक्ट यहाँ पे, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट,
मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर परचेज फॉर रुपीज 1,25,000, 125 का मशीन खरीदा, एंट्री मशीनरी टू बैंक, $125। दूसरा इफेक्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ मशीनरी 125, नेगेटिव में जाएगा आउटफ्लो। Next, machinery of another company was purchased for a consideration of 1 lakh payable in liquidation. इसके लिए एंट्री क्या आएगा? मशीनरी लिक्विडेशन कैपिटल, दूसरा इफेक्ट इक्विटी शेयर कैपिटल बाय मशीनरी 1 लाख। नेक्स्ट, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 55,000। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड यानी कि प्रोविजन, प्रोविजन के लिए एंट्री क्या आता है? P&L टू प्रोविजन, तो प्रोविजन अपॉन में बाय P&L कितना प्रोवाइड किया है? 55। ये पहला इफेक्ट है। प्रोविजन फॉर टैक्स का दूसरा इफेक्ट FFO के लिए ऐड होता है। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 55,000। एक इफेक्ट यहाँ पे, एक इफेक्ट यहाँ पे। Next, company sold some investment at a profit of 10,000, which was created to capital reserve. इन्वेस्टमेंट को सेल किया, कितने का था, कितने में सेल किया वो तो उनको नहीं पता, लेकिन सेल किया ये पता है। इन्वेस्टमेंट अगर बेचोगे तो हम लोग दो इफेक्ट देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है बाय बैंक, वो आता है सेलिंग प्राइस। हम लोग को नहीं पता कि हमने कितने में बेचा, ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट जो आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अमाउंट पता नहीं है तो अपन रख नहीं पाएंगे। दूसरा स्टेप आता है रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो टू P&L, लॉस हुआ तो बाय P&L, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि प्रॉफिट हुआ है लेकिन उन्होंने P&L में नहीं डाला है, कहाँ पे डाला है? तो कैपिटल रिजर्व में डाला, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे लिखा रहेगा टू कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट। हम लोग को ये पता है कि प्रॉफिट 10,000 का हुआ है क्योंकि वो स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन दिया है। अब जरा मुझे सोच के बताओ ये 10,000 का सेकेंड इफेक्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे माइनस करो क्या? P&L में नहीं गए, कैपिटल रिजर्व में। अपन ने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कंपनी ने किया ना उसी को अपन रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। हम लोग अकाउंट्स लिख नहीं रहे, अकाउंट्स ऑलरेडी लिखा जा चुका है। वो लोग ने क्या अकाउंट्स पे लिखा, जस्ट उसको वापस लिख के क्या हुआ था वो अपन याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये P&L में गया रहता तो अपन रिवर्स में उसको माइनस कर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये P&L में गया ही नहीं है, P&L में दिख ही नहीं रहा है, तो रिवर्स में उसको कैसे माइनस करोगे? वो गया कैपिटल रिजर्व में और वो कैपिटल रिजर्व के साथ मैच हो रहा है। तो इसका दूसरा इफेक्ट, अगर हमने कैपिटल रिजर्व का अकाउंट बनाया रहता तो उसमें बाय साइड में बाय मशीनरी अकाउंट करके आता और कैपिटल रिजर्व का अकाउंट टैली हो जाता है। ओपनिंग बैलेंस 0,
क्लोजिंग 50 सॉरी क्लोजिंग 10 और बाय मशीनरी 10,000 तक अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इसका दूसरा इफेक्ट कैपिटल जो अकाउंट में जाएगा, ये पीएनएल में उसका इफेक्ट नहीं है। जो पीएनएल में गया ही नहीं उसका पीएनएल पे इम्पैक्ट नहीं है। जो पीएनएल के थ्रू रूट हुआ रहेगा, ठीक है, उसको अपने को यहाँ पे एडजस्ट के लिए सोचना। क्लियर? ऑनलाइन वाले समझा क्या? Yes, sir. ओके, तो अभी अकाउंट में उन्होंने परचेज का कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं, तो ट्रांजैक्शन सिर्फ एक ही है जो है सेल का। ठीक है, तो अगर मैं अकाउंट को क्लोज करूं तो अगर बैलेंस शीट फिगर आएगा, वो बैलेंस शीट फिगर इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सिंपल अकाउंट को क्लोज करो, कितना आ रहा है चेक करो, 16, ये अपना सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट तुम लोग यहाँ पे लोगे, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 पॉजिटिव में आएगा इन्फ्लो। पूरा एडजस्टमेंट समझा ना? चलो अभी नेक्स्ट, देयर वाज नो सेल ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, मशीन सेल नहीं हुआ। डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ ऑन लैंड एंड बिल्डिंग जो ऑलरेडी हमने पहले ही कवर कर लिया 20,000 रुपया, वहां पर हम ऐड कर चुके। तो अभी एक कैपिटल रिजर्व का हमने पेंडिंग रखा था, वो भी अपना क्रैक हो गया। कैपिटल रिजर्व में 10,000 यहाँ से आया, तो वो सॉल्व हो चुका है। अभी सिर्फ अपना जो पेंडिंग आइटम्स है उसमें क्रेडिटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाकी। तो ये वन बाय वन अकाउंट्स को पहले क्लोज करो। तो मशीन में क्या आएगा सोचो, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो ये क्या रहेगा? वो लोग बोल रहे हैं कि ये सेल नहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि ये सेल नहीं है। वहां पे सेकंड लास्ट पॉइंट में बोला है देयर इज नो सेल ऑफ मशीनरी। तो दो रीजन से क्रिएट होता है, एक सेल किया तो क्रिएट होगा, जैसे आपको मैंने इन्वेस्टमेंट बेचा तो क्रिएट आया। दूसरा रीजन क्या है क्रिएट होने का? ओके ठीक है, यानी Return of सेल डिस्काउंट। हाँ, दूसरा रीजन क्या है? रेगुलर सोचो, अभी जो मत सोचो। एक कंपनी है, एक बड़े शेयर है, तो पार्टनर टेक ओवर नहीं करता है। डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड है ना, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। एंट्री बनेगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है। तो अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आया तो दो में से एक रीजन रहेगा, या तो सेल हुआ है या तो डेप्रिसिएशन हुआ है। इसीलिए उन्होंने वहां पे पॉइंट लिखा है कि देयर इज नो सेल ऑफ मशीनरी। तो दूसरा पॉइंट ये एप्लीकेबल है, ये आएगा डेप्रिसिएशन। इसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी 55। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, पीएफटी क्लोज करो। कितना बैलेंस आ रहा है? 45। ये क्या रहेगा? टैक्स पेड। ठीक है, ये सीएफओ मिलने के बाद माइनस करो। ठीक है, सीएफओ मिलने तक वेट करो। इसका दूसरा इफेक्ट देना, इक्विटी शेयर को क्लोज करो। वन में 50 आ रहा है, ये क्या रहेगा? बैंक, ये नया इश्यू किया है। ठीक है, दूसरा इफेक्ट जाएगा फाइनेंसिंग में, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर
150 पॉजिटिव। चलो अभी लेजर अकाउंट सब हो गए, तो पहले एफएफओ निकालो, कितना आ रहा है बताओ। B35 20 या 30? अभी इंक्रीज डिक्रीज वाला पार्ट ले लो। स्टॉक 3 लाख का 280 होगा, डिक्रीज होगा, क्या करोगे? ऐड होगा, डिक्रीज इन स्टॉक 20,000। उसके बाद में डेटर्स 4 लाख का 420 होगा, लेस इंक्रीज इन डेटर्स 20,000। कैश इन एंड कैश इन बैंक वो अलग से तो मिलने वाले, कैश इन कैश इक्विवेलेंट में ऊपर क्रेडिटर्स पहले 5 लाख का, अभी 4 लाख है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स आ चुका है, प्रपोज डिविडेंड आ चुका है, वो हो गया। सीएफओ निकालो, इसमें से माइनस करो इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड यहाँ पे हमने वर्किंग करके रखा है 45,000 का, कितना 190। इसको आउटर में शिफ्ट करो 65 नेगेटिव, ऑनलाइन वाले समझ में आया क्या? Yes, sir.